हेलो एवरीवन, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटेम्परेरी इश्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नए नए इश्यूज आए हैं जिसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो क्या होता है। जैसे कि कॉस्टिंग के हम सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटिंग कॉस्टिंग है, जो कि एज अ कॉस्टिंग कंट्रोल टेक्निक्स यूज किए जाते हैं अभी भी, पर फिर भी इन टेक्निक्स पे ज्यादा ध्यान जो है दिया जाता था। मींस जो डिवाइस कंट्रोल के लिए यूज किए जा रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ना कि उन लोगों पे जो उस डिवाइस को यूज कर रहे हैं। बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये एज अ कंट्रोल डिवाइस हम इन पे ध्यान देते हैं, पर इन डिवाइसेस को यूज करने वाले जो मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उन पे जो है किस तरह से वो यूज कर रहे हैं उस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो है इस इशू पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। मींस ज्यादा एम्फसिस जो है वो मैन पे दिया जाने लगा रेदर देन डिवाइस। जो लोग उस डिवाइस को यूज कर रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उनकी क्या परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो है इंक्लूड किया जाने लगा। इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कि इस अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइस की नहीं होती थी, बल्कि उस इंसान की होती थी, उस एम्प्लॉय की होती थी जिसको वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने तक जो है इसका एरिया जो है, इसका एरिया में हम जो है क्या करते हैं, किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं। उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है प्रॉपरली, ताकि उसका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो अप रहे, उसका परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करे। तो ये था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। मीनिंग के बेस पे जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। फर्स्ट फीचर आ गया आपका इनपुट एंड आउटपुट और कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को अपने बिजनेस कंसर्न में ऑर्गेनाइज करवाना है, एस्टैब्लिश करवाना है, तो उसके लिए हमें इनपुट और आउटपुट की जरूरत पड़ती है। इनपुट फिजिकल यूनिट्स के तौर पे, जैसे रॉ मटेरियल के कितने यूनिट आए, लेबर कितनी लग रही है, वो वैसे भी हो सकता है। अगर हम इनपुट को मॉनेटरी टर्म में फॉर्म करें तो लेबर पे खर्च होने वाले जो वेजेस दिए जाते हैं या फिर रॉ मटेरियल के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो इनपुट माना जाएगा। और उन सामान को, फिनिश गुड्स को बेच के जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो आउटपुट या रेवेन्यू, उसको मॉनेटरी टर्म में हम बोल सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है इनपुट और आउटपुट दोनों पे बेस्ड है। मींस हमें दोनों का इंफॉर्मेशन जो है जरूरत पड़ती है। सेकेंड फीचर आ गया प्लान्ड एंड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और बजटिंग। एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम को लागू करने के लिए हमें जो है बजटिंग टेक्निक भी बोल सकते हैं या फिर एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों तरह के डाटा की जो है जरूरत पड़ती है। मींस सिर्फ हिस्टोरिकल जो है कॉस्ट या रेवेन्यू डाटा जो है हमें नहीं चाहिए होता, उसके साथ साथ फ्यूचरिस्टिक डाटा जो है हमें एस्टिमेट्स भी लगाने पड़ते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो है हम बजट का उपयोग भी जो है करते हैं, क्योंकि बजट में हम एस्टिमेटेड और फ्यूचरिस्टिक स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों तरह की कॉस्ट को जो है इंक्लूड करते हैं। थर्ड फीचर आ गया आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो है एक स्फीयर को प्रेजेंट करते हैं, एक मान लो एक सर्कल को प्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर किसी पर्सन की डिसीजन मेकिंग या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है। मान लो ये इतना एरिया है बुक के जितना, इधर एक एम्प्लॉय है तो उसकी जो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट है वो यहाँ तक है, तो ये वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है माना जाएगा।
छोटे बिजनेस कंसर्न में जो है या तो एक सिंगल ऑनर होता है या ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो उन्हीं के पास जो है सारी की सारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेंट्रलाइज्ड होती है। पर बड़े बिजनेस कंसर्न में जो है हम इफेक्टिव तौर पे काम करने के लिए जो है कई डिपार्टमेंट्स में या सब डिपार्टमेंट्स में जो है ऑर्गेनाइजेशन को बांट देते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट को हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं, और उसका जो हेड होता है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका हेड सेल्स मैनेजर है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होगा। यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट में होने वाले जितने भी काम हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी की सारी सेल्स मैनेजर की मानी जाएगी। तो इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए जो है एक बड़े बिजनेस कंसर्न को अपना काम जो है वो सब डिपार्टमेंट्स में जो है बांट देना चाहिए, जिससे जो पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स की जा सके। नेक्स्ट आ गया आपका फीचर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम, कि एक और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर कट जिसकी जो है लाइन हो, वो एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को जो है जन्म देती है। उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो इफेक्टिव तौर पे लागू किया जा सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे जो अकाउंटिंग सिस्टम बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम बनेगा, वो भी हमारा जो है सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट फीचर आ गया आपका असाइनिंग कॉस्ट टू इंडिविजुअल्स, कि हम जो है आफ्टर एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है हर एक पर्सन की जो है उनको कॉस्ट, हर एक इंडिविजुअल को जो है कॉस्ट असाइन करते हैं। और असाइन कॉस्ट या रेवेन्यू असाइन करने का इंडिविजुअल को मतलब है कि सिर्फ वही कॉस्ट और रेवेन्यू असाइन किए जाएंगे जो है उस पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डेफिनेट कंट्रोल में हो। अगर उसके कंट्रोल से बाहर है तो वो कॉस्ट या रेवेन्यू जो है हम उसको असाइन नहीं करेंगे। कॉस्ट तभी असाइन करेगी जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी किसी कॉस्ट के रिगार्डिंग, तब तक उसको कॉस्ट जो है असाइन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आपका फीचर आ गया ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। जो लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं वहां पे जो है डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है अपनाया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि प्रोडक्शन को जो है हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और एक हिस्सा एक छोटी कंपनी की तरह जो है काम करता है। अब हो सकता है कि एक सेगमेंट या एक डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता हो। जैसे अगर हम शर्ट्स की बात करें, शर्ट बन रही है कपड़े से, तो उसमें जो है प्रोसेस चलती, सेगमेंट अलग अलग है। एक सेगमेंट में सिर्फ रुई से धागा बन रहा है, दूसरे सेगमेंट में धागे से कपड़ा बन रहा है, तीसरे सेगमेंट में कपड़े से जो है शर्ट बन रही है। तो अब एक सेगमेंट का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट माना जाएगा। तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है जरूरी हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब दोनों डिपार्टमेंट जिनका आपस में ट्रांसफर हो रही है प्रोडक्ट की, जिन दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, वो जो है कॉस्ट को सही मायने में तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है सही से एस्टैब्लिश होगी। और यहाँ पे एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी का होना भी जरूरी है कि एक सेगमेंट का जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, वो दूसरे में किस इनपुट, दूसरे सेगमेंट के इनपुट के तौर पे कितने प्राइस में जो है भेजा जाएगा। तो अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी भी जो है, ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए जरूरी है। नेक्स्ट जो हम फीचर कर रहे हैं वो है हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अकाउंटिंग है वो एक कंट्रोल डिवाइस है, और कंट्रोल डिवाइस जो है तभी इफेक्टिव तौर पे काम कर सकता है जब उसमें जो है डेविएशंस का जल्दी से जल्दी पता चल सके। जितनी जल्दी डेविएशन पता चलेगी उतनी जल्दी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके वेरिएशन के खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। तो एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में जो है हम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, या जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बोला जाता है, वो बनाई जाती हैं, जिसमें हम जो है कॉस्ट को कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल हिस्से में बांट सकते हैं। फिर उसका बजटेड और एस्टिमेटेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल फिगर्स हैं और बजटेड फिगर्स हैं। फिर वेरिएशन देख सकते हैं और उसके बेस पे जो है परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है।
नेक्स्ट आपका फीचर आ गया पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम जो है तभी ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनेगा जब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को जो है ज्यादा जोर जो है दिया जाएगा, जिसमें प्लान्स जो फिक्स करने हैं, बजट बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बल्कि जो लोग उसको एक्चुअल में लागू करने वाले हैं, सुपरवाइजर हैं आपके या मैनेजर्स हैं जो एक्चुअल में उसको लागू करेंगे ग्राउंड लेवल पे, उनके साथ जो है उसको डिस्कस करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका फीचर आ गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ये एक फैक्ट है कि जितना मैनेजमेंट का लेवल हायर हो जाता है उतना ही उनमें कंट्रोलिंग फंक्शन कम और प्लानिंग फंक्शन जो है ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब हम हायर लेवल मैनेजमेंट को रूटीन जो डे टू डे वर्क है कंट्रोलिंग के लिए उससे जो है एक तरह से फ्री कर दें और उनका काम जो है सिर्फ बेसिक काम जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, उसके लिए पॉलिसी कैसी बनानी है, वो उनको काम जो है सौंपा जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहां तक फिक्स की जाए। और लास्ट आपका फीचर आ गया ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को ब्लेम करना है कि आपने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया या आपके लिए इतना स्टैंडर्ड आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये आपने पूरी नहीं की, बल्कि इसमें जो है एक तरह से परफॉर्मेंस लेवल चेक करना और उनका फीडबैक लेना कि हमने तो इतना पॉलिसी में इतना स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया था पर एक्चुअल में इतना नहीं आ रहा है, ये वेरिएशन किस वजह से आ रही है, तो उनका जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका फीडबैक एक तरह से लिया जाता है और उन फीडबैक्स के बेसिस पे जो है नई पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो आज हमने ये किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है और इसके मेन फीचर्स क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। अगर इनमें से आपको कोई पॉइंट जो है समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।